वी डिस्कस अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेटेड करने के लिए यूज किया जाता है। एस एग्जांपल लिनाक, लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये सभी पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो किसी भी पार्टिकल, एस एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या तो किसी भी आयन को एक्सेलरेटेड करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पार्टिकल को एक्सेलरेटेड क्यों करने पड़ते हैं। तो उसका एक खास रीज़न यह है कि हमें जब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जानना होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में उसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानने के लिए उस पर अल्फा पार्टिकल हो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को वेरी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेटेड करके उसको बॉम्बार्ड किया जाता है, और इसके लिए ये पार्टिकल एक्सेलरेटर का यूज किया जाता है। ये साइक्लोट्रॉन की खोज E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने 1934 में की थी न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। बाद में ये साइक्लोट्रॉन का हिस्टोरिकल यूज ये लॉरेंस ने उनकी ही मदर की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया। उनकी मदर को अप्रोक्स 1937 में ये कैंसर का डायग्नोसिस हुआ और डॉक्टरों ने उसका टर्मिनल स्टेज में कैंसर था तो मना कर दिया कि उसको ये ट्यूमर ऑपरेट नहीं हो सकती। बाद में लॉरेंस ने उसके भाई के साथ मिलकर ये साइक्लोट्रॉन का यूज करके रेडियो आइसोटोप को एक्सेलरेटेड करके उनकी मदर पर सक्सेसफुल रेडियोथेरापी की। और उनकी जो मदर अप्रोक्स, मुझे याद है तक 60 ईयर्स की थी, और वो डॉक्टरों के अकॉर्डिंग कुछ मंथ ही सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन यह साइक्लोट्रॉन का यूज करके लॉरेंस और उसके भैया ने उसको नई ज़िंदगी दी और वो 15 से 20 साल हेल्थी जी सकी। और बाद में यह साइक्लोट्रॉन और सभी पार्टिकल एक्सेलरेटर का मेडिकल रिसर्च में और ये मेडिकल थेरापी में यूज इस्टेब्लिश हो सका। अब हम साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जब कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उनकी मोशन मैग्नेटिक फोर्स के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होती है और उसकी रेडियस R=mv/cube से दी जाती है। यानी कि यह फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r=qvb। इस पर से हमें R मिलता है mv/qb, यानी कि मोमेंटम अपॉन qb। यहाँ r पार्टिकल की रेडियस है और हम देख सकते हैं कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उसका रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। और हम जानते हैं v=r⍵, इसलिए ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी =qb/m और फ्रीक्वेंसी =qb/m। और ये फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी यानी कि एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे कितनी भी इंक्रीज होती जाए लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और ये प्रिंसिपल का यूज साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए किया जाता है। अब हम साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन में एक्चुअल में क्या होता है कि एक परमानेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये से मैंने यहाँ N और S से दिखाया है ये फिगर में, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा जाता है। ये दो सेमी सर्कुलर, ये इंग्लिश D लेटर के शेप की दो सेमी सर्कुलर रिंग रखी जाती है जिनका डायामीटर एक दूसरे के ऑपोजिट और सामने आता है। ये डी शेप की होने से उसे डीज भी बोला जाता है। ऐसे ये दो डीज रखी जाती है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। और ये दोनों डीज को AC ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। और ये सारी के सारी जो डिवाइस है उसे इवैक्यूटेड चैम्बर में रखा जाता है ताकि उनको और कोई पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन ना हो। अब हम साइक्लोट्रॉन के वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। साइक्लोट्रॉन के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये दोनों डीज को AC सोर्स से कनेक्टेड किया जाता है और ये सारा का सारा
एपरेटस है, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मान लो कि हम कोई पार्टिकल को एक्सेलरेटेड करना चाहते हैं और ये हमारे मिड पॉइंट, ये पॉइंट को मैं P से डिनोट कर देता हूँ, और ये मान लो कि ये पार्टिकल पॉजिटिव है, यानी कि हमारा पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा, मान लो कि ये पार्टिकल पॉजिटिव है और ये दोनों डीज यानी कि D1, इसको हम D1 बोल देते हैं और ये इसको हम D2 बोल देते हैं। मान लो कि जब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यह पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुआ, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, उस समय ये पहली D, ये D2 नेगेटिव पोटेंशियल पर थी और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर थी। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल तो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल ये पॉजिटिव D से रिपल होगा और ये नेगेटिव D उसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ये गैप में से रिलीज होगा, ये बीच वाले गैप, ये गैप में से जैसे ही रिलीज होगा t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ऐसे ही उसको ये नेगेटिव पोटेंशियल वाली D उसको अट्रैक्ट करेगी और ये ऐसे लीनियरली मोशन करने की ट्राई करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे के सारे एरिया में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये लीनियरली मोशन करने के बजाय ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा और साथ साथ में ये नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस ओर अट्रैक्ट होगा और ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करके उसका पहला ये हाफ सेमी सर्कुलर पाथ पर ये ऐसे ट्रैवल करेगा और जैसे ही ये यहाँ आएगा ये गैप में, तो उसी समय ये ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी और ये D नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी और ये D पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी। इसकी वजह से ये पार्टिकल ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा और ये ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, इसलिए उसका सर्कल बड़ा होगा और उसकी वेलोसिटी और रेडियस इंक्रीज होती जाएगी और ऐसे ऐसे ये पाथ पर ये मोशन करेगा। बाद में ऑल्टरनेटिव करंट चेंज होता जाएगा और ये D2 अगेन नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी। तो ये पार्टिकल बड़ा सर्कल में ये ट्रैवल करेगा और ये ऐसे सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता जाएगा और उसकी सर्कल बड़ा होता जाएगा और बाद में ये पार्टिकल हम जो चाहते हैं उसी वेलोसिटी पर एक्सेलरेटेड हो जाएगा और ऐसे में हम ये पार्टिकल को सेपरेट करके किसी टारगेट के साथ बॉम्बार्ड कर सकते हैं। ये जो सारे का सारा वर्किंग है, उसी वर्किंग में एक ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और वो कंडीशन ये है कि ये जो पार्टिकल की ये सर्कुलर मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी यानी कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको हम बोलेंगे ओमेगा सी इज इक्वल टू QB/m। ये जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, वो ओमेगा सी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूँगा एफ ए सी इज इक्वल टू एफ साइक्लोट्रॉन होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होने में ऐसा होगा कि पार्टिकल ये गैप से यहाँ रिलीज होगा और उसी समय ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगी तो पार्टिकल रिपल हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जब भी पार्टिकल ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो तो उसी समय ये D नेगेटिव पोटेंशियल पर ही होनी चाहिए और जब पार्टिकल ये डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो ये D नेगेटिव पोटेंशियल पर ही होनी चाहिए। यानी कि ये पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी है FC साइक्लोट्रॉन और ये AC करंट की फ्रीक्वेंसी है FAC, ये दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि रेजोनेंस होना चाहिए और ये कंडीशन में ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड होता रहेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और हम जो चाहते हैं वो वेलोसिटी से वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। बाद में उसे हम सेपरेट करके किसी भी टारगेट के साथ बॉम्बार्ड करा सकते हैं। अब हम साइक्लोट्रॉन के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन के सेक्शन में उनकी 2 एप्लीकेशन की तो डिस्कस कर दी, कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर रिसर्च। ज़्यादातर पार्टिकल एक्सेलरेटर का मेनली यूज
न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिसर्च के लिए किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानने के लिए। ऐसा करने के लिए उस पर वेरी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया जाता है। और बाद में उसका दूसरा यूज ये है कि रेडियो आइसोटोप को वेरी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेटेड करके कैंसर का डायग्नोसिस और रेडियोथेरापी यानी कि उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ये सिवा हम साइक्लोट्रॉन के एप्लीकेशन की बात करें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल को बनाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है, और साथ साथ में सॉलिड सब्सटेंस में आयन इम्प्लांट करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। आइए अब हम साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन के बारे में बात करें तो उसकी एक लिमिटेशन तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे जो लाइट पार्टिकल है उसको वेरी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेटेड करने के लिए वेरी हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, और हमें गीगाहर्ट्ज़ के ऑर्डर की ऐसी फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है। और उसका दूसरा एक लिमिटेशन ये भी है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है उसमें ये दोनों डिज वो लार्ज साइज की होती है, और ऐसे लार्ज एरिया में यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है। और साइक्लोट्रॉन का मेन लिमिटेशन तो ये है कि जब ये साइक्लोट्रॉन में किसी भी पार्टिकल वेरी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेटेड हो जाता है और बाद में अगर उनकी वेलोसिटी नियर स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो ऐसे केस में हम जानते हैं स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड नियर स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो उनका मास ये कांस्टेंट रहने के बजाय उनके मास इंक्रीज होने लगता है। और ऐसे केस में ये साइक्लोट्रॉन के में जो भी पार्टिकल हम एक्सेलरेटेड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ये मास इंक्रीज होने पर उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है। और ऐसे केस में ये रेजोनेंस की कंडीशन यानी कि ये ऐसी करंट की फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम ही होना चाहिए, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के कारण ये मूव होने के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होती है, वेरी होती है, तो साथ में ये ऐसी करंट की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होती और ऐसे में पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता। और ऐसा होने के कारण ये साइक्लोट्रॉन में मेजर प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने बाद में एक नया पार्टिकल एक्सेलरेटर डेवलप किया। और ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में जैसे ही ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेटेड हो जाता है और उनकी फ्रीक्वेंसी में जो भी वेरिएशन होता है उसी ही आयाम में वेरिएशन ऐसी करंट की फ्रीक्वेंसी में होता है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनमस होती है, यानी कि ये कंडीशन F(AC)=FC फॉलो होती है, और ऐसे पार्टिकल एक्सेलरेटर को सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं।